हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाहत लोगों में बहुत ज्यादा है। खासतौर से यदि मैं देखूं जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, तो उनकी सबकी चाहत, उनकी फैमिली की चाहत होती है कि मेरे बच्चे की या मेरी बच्ची की सरकारी नौकरी लग जाए। इवन यहां तक भी देखने में आता है कि लोग जब शादी ब्याह का भी देखते हैं तो भी ये देखते हैं कि क्या मेरा दामाद के पास सरकारी नौकरी है। ये सरकारी नौकरी की चाहत क्यों है, इसको भी आज हम समझना चाहेंगे। एक बात। दूसरा, जिस तरह से हमारे देश में अब निजीकरण हो रहा है, उससे क्या सरकारी नौकरियां आने वाले समय में बचेंगी या और सरकारी नौकरियां मिलेंगी। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से सरकारी नौकरियां अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं। इन्हीं सब विषयों पे आज हम बात करना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं जो एक दुनिया का सबसे पावरफुल देश यानी कि अमेरिका जिसे कहा जाता है। हालांकि अमेरिका और चाइना में आज की तारीख में लड़ाई चल रही है, टक्कर चल रही कि कौन नंबर 1 होगा, लेकिन अमेरिका जो अनडिस्प्यूटेड एक तरह से कह सकते हैं नंबर 1 देश कहा जाता है। वहां पे भी क्या लोगों के अंदर, जो वहां नागरिक हैं, उनके अंदर भी चाहत होती है क्या सरकारी नौकरियों में जाने की, और वहां की सरकारी नौकरियां क्या हमारे देश की जैसी ही बढ़िया हैं, ल्यूक्रेटिव्स हैं, यानी कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो वहां से आपको हटाया नहीं जा सकता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। इन्हीं सब विषयों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंबुज, जो सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर अंबुज से हम समझेंगे कि आखिर क्या स्थिति है वहां पे। डॉक्टर अंबुज, नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है। डॉक्टर अंबुज, ये आप चूंकि भारत से ही हैं, अमेरिका में सेटल हैं इस वक्त, आपने भी एक नोटिस किया होगा कि हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाहत लोगों में बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले उसका कारण आप क्या समझते हैं कि सरकारी नौकरी की चाहत हमारे देश में क्यों ज्यादा है? तो इस विषय पे बात करने के लिए पहले लेट्स एग्री कि एक कॉन्स्ट्रक्ट को कैसे हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि चाहत क्यों है, तो उसके ऊपर तो बहुत सारा मैंने सर्वेस देखा है इंडिया का कि सरकारी नौकरी की चाहत करीब करीब 84% लोग प्रिफर करते हैं सरकारी नौकरी, सर्वे के हिसाब से जो मैं देखा। और अभी हाल फिलहाल जो मैं देखा हूँ, लाइव मिंट का रिपोर्ट है, सीडीएस लोक नीति का भी सर्वे आया है, वो भी देखिएगा इस साल का या पिछले साल का, तो चाहत और बढ़ी है लोगों में कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो जो और पहले की स्टडीज है उसको आप देखिएगा तो उसमें जो मुख्य जो कारण दिए जाते हैं, पहला तो है कि स्टेबिलिटी है, मतलब कि काफी सुरक्षित नौकरी माना जाता है, ठीक है, कि जल्दी उसमें एक बार हायर हो गए तो फायर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है, ठीक है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो है ही। और दूसरा यह है कि सैलरी टाइम्स के हिसाब से अपने आप बढ़ती है, ठीक है। तो लोगों को निगोशिएट नहीं करना पड़ता है या कुछ आगे, मतलब टाइम बाउंड प्रमोशन, सैलरीज, महंगाई भत्ता, बाकी सुविधाएं, घर का लोन की सुविधाएं, और भी ना जाने बहुत सारे कारण है। उस कारण से तो ल्यूक्रेटिव तो है ही, ठीक है ना, आकर्षण है उस चीज में। जी, आकर्षण है, आकर्षण है, लेकिन जिस तरह से आकर्षण हमारे देश यानी कि भारत देश के अंदर है, ऐसा ही आकर्षण जहां पे आप रह रहे हैं यानी कि अमेरिका, जो कि एक पावरफुल देश है, शक्तिशाली देश है, वहां पे भी क्या ऐसा ही आकर्षण है लोगों में सरकारी नौकरी के प्रति? तो यहाँ पे जो जो स्टडीज आप देखिएगा, वहां पर प्रेफरेंस जो है 40% वर्सेस 60% है। मतलब कि जो स्टडी पुरानी हुई, नई स्टडी तो बहुत सारी मिली नहीं मुझे, पर जो पुरानी स्टडीज थी उसमें देखा जाता है कि पहले तो लोगों से पूछा गया सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बारे में, तो लोगों का जवाब ये था कि नौकरी नौकरी है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट क्या फर्क पड़ता है। तो उतनी सुरक्षाएं तो नहीं है यहाँ पे किसी भी फील्ड में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और उसमें भी किस सेक्टर में आप जाते हैं उसके हिसाब से भी सरकारी और प्राइवेट नौकरी की जो क्या बोलते हैं नियम कानून जो है वो अलग अलग थोड़े हैं। तो उदाहरण के लिए तो बाद में आता हूँ उस पर। और उससे आकर्षण ऐसा नहीं है कि सरकारी में ही जाना है या प्राइवेट में जाना है। लोगों का आकर्षण नौकरी में है, किस फील्ड में जाना है, और डिपेंडिंग कि किस फील्ड में आप हैं तो उस फील्ड में सरकारी या प्राइवेट नौकरी की उपलब्धता जो है ज्यादा या कम है। अब आपको पुलिसमैन बनना है तो प्राइवेट पुलिस तो है नहीं, हाँ, पर पुलिस में भी आप प्राइवेट डिटेक्टिव बन सकते हैं
किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, अगर आपको सुरक्षा में आपको इंटरेस्ट अगर है तो। अगर आपको आर्मी में जाना है तो प्राइवेट तो है नहीं, पर बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके लिए आप आर्मी में भी काम कर सकते हैं प्राइवेटली, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सा है। पर उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग भूल रहे हैं, वो ये है कि पहले इस बात पे एक समाज में एक एग्रीमेंट हो जाए, एक कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सरकार का काम क्या है, ठीक है। सरकारी नौकरियां हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। और एक आंकड़ा आपको देता हूं, अमेरिका में जो है टोटल जो पूरा जॉब सेक्टर है उसमें से रफली 15% जो नौकरियां हैं, 15 से 16% वो सरकारी नौकरियों में आती हैं। और बताता हूं किस फील्ड में है। और दूसरा जो अगर भारत से कंपेयर कीजिएगा तो भारत में टोटल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें मात्र 3.5 से 4% नौकरियां जो है सरकारी। प्राइवेट में भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी 4-5% ही है। तो मतलब कि हमारे इकोनॉमी की बहुत बड़ी सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। और कृषि उसमें से जो है टोटली आपको, ऐसे तो प्राइवेट है पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी जो फार्मिंग कंपनी उस टाइप से नहीं है, ठीक है। तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। अब आते हैं कि सरकार का रोल क्या है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ के संविधान के हिसाब से भाई सरकार का रोल है कि विदेश नीति को तय करे, लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करे, सुरक्षा दिया जाए। किसी में हम में आप में डिस्प्यूट होता है, अगर कोई भी अगर झगड़ा है तो भाई कोर्ट जो है सरकार चलाएगी, क्योंकि सरकार ही एक निष्पक्ष तरीके से फैसला कर सकती है हमारे आपके कोई भी डिस्प्यूट को। और दूसरा है भाई स्वास्थ्य जो है यहाँ मिक्स है, ये किसकी जिम्मेवारी सरकार की है कि पब्लिक के स्वास्थ्य कैसा हो, पर वो प्राइवेट कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करती है इनडायरेक्टली। फंडिंग बहुत सारी सरकारी है, ठीक है ना, मेडिकेयर मेडिकेड उसके थ्रू है, पर प्रोविजन जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली प्राइवेट सेक्टर डिलीवर करती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ उसी चीज में अभी क्लियर नहीं है हम लोग कि सरकार का रोल क्या है, और उस प्रतिबद्धता जो भी सरकार की है उसको हम कैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेबल बनाए कि आपका ये काम है आप ये कीजिए, और उस काम को आपका फैसिलिटेट करना काम है, ना किसी जॉब देना। सरकार का काम है रेगुलेशन बनाए, जिस रेगुलेशन पे हम लोग सब चलें, और अगर रेगुलेशन को हम तोड़ते हैं तो आगे आपको सरकार बीच में आके उसका फैसला कर सकती है कि हमने कुछ सही किया गलत किया। पर अभी समस्या क्या है कि सरकारी नौकरी में एक स्पेक्ट्रम पे है, बिल्कुल एक छोर पे है कि अगर आपको मिल गया भाई तो लॉटरी लग गई आपकी, अब आगे जो है बड़ा मुश्किल है आपको दाएं बाएं हिलाना। ये आप भारत के लिए बात कर रहे हैं? हाँ, भारत के लिए हिलाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी है कि जहां आपका कोई राइट्स ही नहीं है, जब मर्जी तब आपको विदाई दी जा सकती है, कारण हो चाहे नहीं हो, आप लड़ते लड़ते थक जाएंगे, आपके पास कोई हक ही नहीं है। तो सवाल ये कि जब दो एक्सट्रीम्स में हम चले जाएंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो देखिएगा अभी, और यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक उदाहरण के लिए बताता हूं आपको कि कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। मैं मेडिकल कॉलेज में हूं, यूनिवर्सिटी में हूं, तो वहां पर क्या होता है, तो किसी भी जो आपको क्या बोलते हैं प्रोफेसर लेवल की जो हायरिंग होती है, शुरुआती हायरिंग जो होती है, आप तुलना करूंगा आपको, हायरिंग होती है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे होती है, या उससे भी नीचे एक होता है इंस्ट्रक्टर लेवल होता है, ठीक है ना, हायरिंग होती है। अब उस हायरिंग में दो ट्रैक होता है, ठीक है ना, दो तरीके से आप हार सकते हैं। एक है ईयरली रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स की, और दूसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग टेन्योर ट्रैक पोजीशन। तो टेन्योर का मतलब बेसिकली है कि कुछ गारंटियां, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको फायर नहीं किया जा सकता है, पर अगर कुछ जब तक ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपने कुछ ऐसा ही बवाल कर दिया कि उसका भाई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है आपके ऊपर, तो ऑफ कोर्स आप फायर होंगे ही होंगे, पर आपके कुछ अधिकार ज्यादा हैं कंपेयर्ड विथ नॉन टेन्योर ट्रैक, ठीक है। अब उसी चीज पर आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, आपको वो मीट करना है। अगर आप मीट करते रहेंगे तो चांसेस कि आपको हटाने का बहुत ही मतलब करीब करीब नगण्य है, ठीक है ना। अगर यानी आप कि डॉक्टर अंबुज, हम ये समझे जो आप कह रहे हैं कि वहां पे अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहां का सारा मामला जो है ना परफॉर्मेंस ड्रिवन है, कि यदि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब वहां पे सिक्योर रहेगी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि एक बार हम नौकरी में घुस जाएं, किसी तरह से दाखिल हो जाएं, किसी से हमें नौकरी मिल जाए, उसके बाद आप ये मान के मोटा मोटा चलिए, जब तक कोई बहुत बड़ा आप कांड नहीं करते हैं तब तक आप अपने पद पे बने रहेंगे और रिटायरमेंट तक आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं, आपके पास जो टास्क है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो आपको परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है।
उसमें एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मनुष्य तो मनुष्य है सब जगह, ठीक है ना, चाहे वो रंग कोई भी हो, पढ़ाई कितनी भी हो जाए, कुछ कुछ जी। हम में अंदर में खराबियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हरासमेंट नहीं होता है, हरासमेंट होता है। यहाँ पे हम्म। भी ऐसा नहीं होता है कि आपको रैंडम अगर गलत तरीके से फायरिंग नहीं होता है यहाँ पे भी। पर आपके पास कुछ उपाय होते हैं कि आप उससे लड़ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कैसे हो, और कुछ नहीं तो लॉ सूट कर सकते हैं, जिससे कि कंपनी मोस्ट केसेस में समझौता करके कुछ ना कुछ पैसे पकड़ाएगी आपको, या जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रोसेसेस है दुनिया में, तो हर एक आदमी चाहता है कि मेरा फुल कमांड हो, हम्म। ठीक है ना, कि जो भी एम्प्लॉयर हो वो मेरे मुट्ठी के अंदर रहे। पर इसीलिए फिर घूम फिर के हमारी बात वही आ जाती है कि सिस्टम्स अगर नहीं होंगे तो फिर इंसान का दोनों पक्ष को कुछ ना कुछ अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, चाहे वो रोजगार देने वाला हो या रोजगार करने वाला हो। अगर आप उसको एक एक ऑब्जेक्टिव मेजरेबल, जिसको कि मतलब नाप सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसलिए मेट्रिक की जरूरत वहीं पे आ जाती है ना, कि नाप सकते हैं आप उसको। अब मैं सिर्फ मेट्रिक ये बना दूं कि आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, और दिन भर आप किए कुछ नहीं, तो उसका क्या फायदा। जी। उदाहरण के लिए एक बात है। तो ये खाली मेन फर्क है कि लोग कुछ भी, अगर आपका बॉस या कोई भी कुछ करता है तो आपके लिए कुछ कुछ रास्ता है जिससे कि आप आगे उससे लड़ सकते हैं, और वही सुरक्षा का काम करती है आपके लिए। मैट्रिक्स के परफॉर्मेंस भी देखती है और लड़ने की, अगर मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि तुमने साल भर कुछ नहीं किया, तो मेरा जो मैट्रिक है मैं उसमें दिखा सकता हूं कि मैंने क्या क्या किया नहीं किया, और उसको आगे फिर मैं अपील कर सकता हूं, राइट। और वही चीज जब होता है कि आगे आगे जब आपको, पहले तो उसमें और भी कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमी के हिसाब सप्लाई डिमांड है, अगर आज मैं एक को हटा भी देता हूं तो चार और अप्लाई करने वाले बैठे हुए। अभी हाल यह है इकोनॉमी का यहाँ पे कि मैकडोनल्ड्स में बर्गर पलटने के लिए आपको $15 घंटा देने को राजी है, आदमी नहीं मिल रहा है, तो वो तो अपना दुकान बंद नहीं करेगा भाई, खोजेगा ही खोजेगा, कोई तो मिल जाए करने के हम्म। लिए। पर भाई आम आदमी तो तब तक उसका इंतजार नहीं करेगा, राइट। जिसको मान लीजिए इकोनॉमी उस स्केल पे आने के लिए जहां की भाई सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तब जाके कुछ होगा। पर तब तक तो गवर्नमेंट का काम तो है ना कि रेगुलेशंस बनाए जिसके हिसाब से लोग हायरिंग फायरिंग हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों 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 तरफ की बात मैं कर रहा हूं। जी। जी। तो मोटा मोटी डॉक्टर। यही है, सॉरी लास्ट सेंटेंस, मोटा जी। मोटी यही है कि हमको सोचना पड़ेगा समाज की तरह कि सरकार का काम क्या है, तभी थोड़ा बदलाव आएगा हमारे माइंडसेट में कि भाई कौन सी नौकरी की अपेक्षा करें। और अभी क्या है कि एक ना मृत तृष्णा है ये, कि लोगों को लगता है कि बड़ी सारी सरकारी जॉब हैं भी, पर अगर उसको पूरे इकोनॉमी की तुलना में देखिएगा तो बहुत नगण्य है वो नौकरियां। तो हम लोग, मेरे ख्याल से हम जो हमारे युवा हैं उनको हम गलत दिशा दिखा रहे हैं कि वो नौकरियां हैं ही नहीं पहली तो नौकरियां, और जो है भी बहुत कम है, कि अगर देने की भी कोशिश करेंगे तो कुछ ज्यादा जो है आपको असर नहीं होगा। नहीं डॉक्टर, अंबुज जैसे नौकरियों की बात करें कि नौकरियां कम है, ठीक है कम है, लेकिन उसके बावजूद जितनी है वो भी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, करेक्ट। मतलब मैंने कभी डेटा निकाला था, तकरीबन 10.5 लाख टीचरों की आवश्यकता है, जो मतलब जो पद हैं, जो पोजीशंस हैं वो वैकेंट हैं पूरी तरह से, लेकिन सरकार उसके ऊपर भर्ती नहीं कर रही है कोई भी ड्राइव, क्योंकि सरकार का ऐसा ये समझना है हमारा कि भाई सरकार के पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, इसलिए सरकार भर्ती नहीं कर रही, जबकि 10.5 लाख के तकरीबन पद खाली पड़े हुए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूं कि वहां पे जो बीएड और बीटीसी और डीएलएड ये सारी चीजें कराई जाती हैं, उसके बाद जॉब्स के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, तो उसके लिए बिल्कुल। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं समझना चाहता हूं कि जो लोगों के अंदर एक जो माइंडसेट तैयार कर दिया गया है कि भाई सरकारी नौकरी, ये माइंडसेट चेंज कैसे होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ अगर कहीं भी है तो सिर्फ सरकारी नौकरी में है, ऐसा मेरा मानना नहीं। बिल्कुल। तो इवन मतलब अगर आप ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ है वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको करोड़ों के हिसाब से पैकेज मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरी में करोड़ों के हिसाब से कोई पैकेज का तो मुझे मेरी नॉलेज में कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी वैकेंसी है नहीं कि जिसमें आपको कुछ करोड़ों रुपए में आपको कोई पैकेज दिया जाता हो। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब सरकार के पास नौकरियां कम है देने को, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं भी, ज्यादा हैं, अच्छी वहां पे गुंजाइश भी है, तो सरकार लोगों को ये गाइड क्यों नहीं करती है, अवेयर क्यों नहीं करती, कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा?
मेरा थोड़ा इसमें एक एक व्यू ये है कि सबसे तो जरूरी और बहुत सिंपल सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो समाज में ये बदलाव लगा लाएं कि हम लोग सभी सच बोलें। हम्म। ठीक है, सबसे जरूरी है कि सच बोलें, चाहे वो सरकार हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी है। ठीक है ना? तो वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, राइट? ओवरऑल समाज में ये एक समस्या है। अब दूसरा ये है कि जब भी हम लोग जब उम्मीद क्रिएट कर रहे हैं समाज में, किसी चीज की इमेज बन जाती है, राइट? अब उदाहरण मुझे याद आ रहा है अभी कि नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, आपको एक दो महीना पहले, आईटी खड़गपुर की डॉक्यूमेंट्री है। उन्होंने क्या किया है, एक रियलिटी शो टाइप कर दिया है एक तरह से, कि 10-20 स्टूडेंट्स हैं और उनको उन्होंने फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक फॉलो किया है, उनके लाइफ को कि क्या होता है वहां। तो आप उनकी लाइफ को आप देखिएगा तो 90% तो 90 क्या 98% जो दिखाया है उस डॉक्यूमेंट्री में, सब प्राइवेट में ही गए, राइट? प्राइवेट कंपनी ने उनको हायर की है। पर वहां पे देखिए सच्चाई की कमी क्या थी। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर है हम्म। कि होता क्या है, एक हेडलाइन अखबार में आता है कि किसी को 1 करोड़ की पैकेज मिली, पर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ द टोटल जॉब्स जो ऑफर होती हैं, राइट, ऑफर होता है जो, उसमें से मुश्किल से 1% को भी वो पैकेज नहीं मिलता है। तो अब जब हम जी। लोग को 10 लाख का पैकेज भी मिल रहा है तो घर वाले बोल रहे हैं कि क्या हो गया, उन लोगों को लग रहा है शायद मैं ये फेलियर तो नहीं हूं। ठीक है, तो एक तो वो उदाहरण दे रहा हूं, पर दूसरा ये है कि सिंपलेस्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है, अगर पाथवे देखिएगा फ्रॉम बर्थ टू जॉब और रिटायरमेंट, ठीक है ना, एक आम मेजॉरिटी या ओवरऑल एवरेज एक नागरिक का, ठीक है, तो हमारे समाज में कितना बार मौका मिलता है कि हम कोई भी करियर चॉइसेस को हम चेंज कर पाए, कि अब ये करने का मन नहीं है, दूसरा कुछ कर लें। तो वो हम्म। तो ऑप्शन बहुत कम है। ठीक है, तो अगर कोई सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, अब थोड़ा हटता हूं, डिग्रेस करता हूं, कि जब हम लोग कोई फैसला करते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो हमें कितनी जानकारी होती है उस फील्ड के बारे में जिस समय हम ये फैसला लेते हैं। तो बहुत लिमिटेड देखा देखी में ही ज्यादातर केसेस में हम लोग वो फैसला लेते हैं। ठीक है, तो अब अपॉर्चुनिटीज पहले आएंगी कि मानसिकता बदलेगी, अब ये तो चिकन और दी एग वाला कहानी है। ठीक है, कि पहले पहले क्या आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को अगर आप ऑप्शन दीजिएगा कि भाई ऐसा है कि तुमको एक एंटरप्रेन्योर का एक क्लास हम देना चाहते हैं कि आके देखो कि कैसे एक ए से लेकर जेड तक एक बिजनेस को खड़ा किया जाता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, टैक्सेस कब कब भरना पड़ता है, एम्प्लॉय हायर करते हो उसका प्रोसेस क्या है, कितने लोगों को जानकारी होगी। ज्यादातर अगर हम लोगों में से कुछ लोगों ने किया भी है तो वो मेरे ख्याल से काम करते करते सीखे हैं, पर कहीं फॉर्मल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हमको वो ट्रेनिंग मिल पाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब पाथवे को आप देखिएगा बचपन से लेकर नौकरी तक का, तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो एक्सीडेंट से हो रही है, ना कि प्लानिंग से हो रही है। ठीक बिल्कुल है, डॉक्टर, कुछ ये जो आपने बात कही ना, इस पे ये क्वेश्चन मैं लास्ट में रखूंगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जो एक माइंडसेट की बात करिए, देखिए ये डिफरेंट चीज आ गई कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है ना? अगर हम इंडिया में देखते हैं, यूएसए में क्या पोजीशन है कि वहां पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्या जाना पसंद करते हैं या जॉब की तरफ जाना पसंद करते हैं? फिर वही बात है कि जॉब में प्राइवेट सेक्टर की जॉब और सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है, उन दोनों में फर्क कितना है, कितनी तो सिक्योरिटी है, आपको कि दोनों ही डिपार्टमेंट में, दोनों ही सेक्टर्स में एक जैसा ही है कि चाहे प्राइवेट तो में जॉब कर लें या गवर्नमेंट में कर लें? दोनों में एक ही जैसा है, बेसिकली कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि राइट्स बहुत सिमिलर हैं, एक्सपीरियंसेस सिमिलर हैं। गवर्नमेंट थोड़ी स्लो चलती है, ये बात सच है यहाँ पे भी। ठीक है, और कंपेयर्ड विद प्राइवेट सेक्टर जो है डिसीजन थोड़े फास्ट होते हैं। पर जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को एवर्जन है कि मुझे सरकारी में ही जाना है या मुझे इसमें जाना है। ज्यादातर आप लोगों को देखिएगा आसपास, जो मैं देखा हूं अभी तक, कि लोगों का जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि प्राइवेट है या पब्लिक है, किस चीज मतलब किस टाइप का जॉब करना है। तो अब आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि बाकी कंट्रीज का तो उतना मुझे नहीं मालूम, पर कि आप क्या जिंदगी में कितनी बार सोसाइटी या सिस्टम आपको मौका देती है कि कुछ कुछ आप बदल लें। तो आपको एक एक मेरे ख्याल से स्टोरी टेलिंग से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे एक मित्र हैं, वो जी। यहाँ पे आपको फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं पैदा हुए थे, पले बड़े हैं। तो वो 12वीं क्लास में पढ़ने में अच्छे अच्छे नहीं थे, वो खुद बता रहे हैं मुझे, ये उनका खुद का सुनाया हुआ है। तो वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, ढलाई जो होता है, सीमेंट का काम जो होता है, ढलाई का, वो हम्म। ढलाई के काम में लग गए। ठीक है, वो खुद सुना रहे हैं मुझे ये कहानी। तो जी। वो ढलाई का काम कर रहे थे, तो 3-4 साल किए, बोले बड़े मजे थे, यंग था, कुछ समझ था नहीं, पैसा मैं अच्छा कमा रहा था।
ठीक है ना, क्योंकि उस समय भी उनको $12-15 घंटा मिलता था, तो पैसे अच्छे थे, बहुत पीते खाते थे, अपना मजे कर रहे थे एज ए यंगस्टर जो है। एक दिन क्या हुआ कि वो गर्म सीमेंट उनके बूट्स में चली गई, उनका पैर जो है जल गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार मैं ये काम नहीं करूंगा, अभी बहुत हो गया। तो वो फटाफट आर्मी में गए, आर्मी में कोई रिक्रूटमेंट सेंटर था, वहां पे आर्मी ने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हो दुनिया में। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा मुझे स्कॉलरशिप देगा कॉलेज में जाने के लिए, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो इस जर्नी से आपको समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि आप 4 साल आर्मी में सर्व करो, आपको $25,000 अमेरिका में जहां भी आप पढ़ना चाहते हो स्कॉलरशिप में हम देंगे, और वो अंडर ग्रेजुएट पढ़ने के लिए काफी है, ठीक है ना, ट्यूशन के हिसाब से। वो 4 साल सर्व किए, मजाक में बोलते भी हैं कि मैं ना कोल्ड वार की लड़ाई लड़ रहा था जर्मनी में बियर पीते हुए, जब जब आर्मी पे कर रही थी, ठीक है। तो वापस आए वो यहाँ पे आके, उन्होंने मैथ्स में पहले बैचलर्स किया, जब मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे थे और भी इंटरेस्ट जागा उनको एक्सपोजर के हिसाब से, फिर उन्होंने मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया, और अभी रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं और प्रोफेसर हैं। तो कहने का मतलब ये सब जब कहानियां सुनने को मिलती हैं, तो अब उसको लाइफ में कैसे मौका मिलता है। आप यहाँ पे स्कूल में रहते रहते कम्युनिटी कॉलेज से बहुत सस्ते दामों में आप वोकेशनल ट्रेनिंग में जा सकते हैं, ठीक है। कोई एंट्रेंस इंटरेस्ट नहीं है, वो इंडस्ट्री के हिसाब से क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होती है वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि क्या अभी डिमांड है, उसके हिसाब से नए नए कोर्सेज लाने का। जैसे कि अभी बड़ा पॉपुलर कोर्स चल रहा है, मुझे भी ईमेल आते रहते हैं, वो तो रैंडम ईमेल्स आते हैं कि आके ड्रोन चलाना सीखिए, क्योंकि आजकल जो है भाई आर्मी वॉरफेयर बदल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो कम्युनिटी कॉलेज का एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़े। वेल्डर की ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैं अपनी बच्ची के स्कूल में एक दिन गया था, टीचर से मिलना था क्योंकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन था। तो वो कुछ बच्चों को बता रही थी, अब सभी बच्चे थोड़ी टॉपर बनेंगे और सबको एक ही धंधा थोड़ी करना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। अब वो टीचर बता रही थी कि स्कूल में रहते रहते ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन ले लो, तो $15 घंटे की नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, जो कि बड़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी, ठीक ठाक। तो मैं क्या देख रहा हूँ, फर्क एक ही है, आकांक्षाएं पूरी दुनिया में पब्लिक की कुछ ना कुछ अच्छा करने की है, पूरे दुनिया में किसी से भी आप सर्वे में पूछ लीजिए। पर सिर्फ फर्क यह है कि मौका कहां मिलता है, नहीं मिलता है। और जिसको नौकरी चाहिए उसको फर्क, लोअर लेवल की एटलीस्ट बात कर रहा हूं मैं, जिसको नौकरी चाहिए उसको ये जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि सरकारी मिले कि प्राइवेट मिले। पर जब मिलता ही नहीं है कोई हक के साथ, अब स्विगी का ड्राइवर अब डेली बेचारा दौड़ रहा है, कल उसका पैर टूट जाए एक्सीडेंट में, तो वो कहां जाएगा, क्या करेगा। डॉक्टर अंबुज, यहाँ पे मैं एक चीज जो आपने कहा ना कि लोगों को नौकरी चाहिए, प्राइवेट मिले या सरकारी, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट अमेरिका के उसमें तो सही मैं मान सकता हूं, लेकिन इंडिया के उसमें मैं इस कॉन्टेक्स्ट को सही नहीं मानता हूं, क्योंकि पीछे मैंने लगातार बेरोजगारी के ऊपर बिल्कुल शोज बिल्कुल। किए। उनको मैंने कहा, मतलब रादर में वो सारी कम्युनिटी मेरे से नाराज हो गई कि साहब मैं तो सरकारी नौकरी के चक्कर में आपके पास आया था कि आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप तो हमारा जो है ना माइंड वॉश करने, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। यहां पे ये सोचना है कि प्राइवेट जॉब का मतलब शोषण होना, मतलब ऐसा क्यों है। मुझे नहीं पता, मतलब सच में जो इन्होंने कहा, जबकि कि जी प्राइवेट जॉब में मेरा शोषण होता है, तो मैं खुद अपने आप को इवेल्युएट किया कि भाई मेरा शोषण कैसे हुआ। ने भी प्राइवेट जॉब में काम किया, सब कुछ किया, मैं तो गवर्नमेंट की तरफ सोचा भी नहीं। फिर मुझे लगा कि अगर ये 8 घंटे की काम को 9 घंटे करना या 8 घंटे के काम को 8 घंटे ही करना को शोषण मानते हैं, या 12 घंटे को शोषण मानते हैं, तो फिर शोषण मेरा हुआ और मेरे बॉस ने मुझे बहुत जम के एक्सप्लॉइट किया मेरे को। लेकिन मैं उनको थैंक यू भी हमेशा कहता हूं, क्योंकि उसी एक्सप्लॉइटेशन के कारण मैं आज यहां पे हूं। तो ये जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर थोड़ा लिबर्टेरियन फिलॉसफी से जाएंगे, तो आपको ये नहीं लगा कि एक्सप्लॉइटेशन है, उन्होंने कुछ आपको कहा, आप एक इंडिविजुअल है, आपको सीखने की इच्छा थी, या कुछ किसी को कर दिखाने की इच्छा होती है, हजार कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। पर दो लोगों की इच्छा के कारण जब दोनों राजी हैं और कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें तो एक्सप्लॉइटेशन का सवाल नहीं उठता है। पर इसमें एक सवाल उठता है कि रेगुलेशन, जैसे कि आप उदाहरण देता हूं यहाँ पे, तो जो भी आपको सो कॉल्ड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फैकल्टी है, मान लीजिए प्रोफेसर लेवल पे जो भी हैं, टीचिंग में है, उनको ओवर टाइम नहीं मिल सकता है यहाँ पे। वो सैलरी रहेंगे, भले ही आप किसी दिन 5 घंटा काम किए, किसी दिन 15 घंटा, किसी दिन रात भर शायद सोए, ठीक है। हाउएवर जो जो आपको जो नॉन टीचिंग लेवल पे या नॉन फैकल्टी या नॉन क्लिनिकल लोग हैं,
उनको 8 घंटे के बाद आपको देना पड़ेगा ओवर टाइम। वो है आपकी सैलरी का, जो भी आवरली आपकी सैलरी है उसका 1.5 गुना आपको सैलरी देना पड़ेगा ओवर टाइम। ये मस्ट है, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे कोई भी है, सबको मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, अदरवाइज वो एक्सप्लॉयटेशन होगा। पुलिस वाले को ये भी मौका मिलता है, उदाहरण सिर्फ दिमाग में आ रहा है अभी पुलिस का, जी। क्योंकि उन लोगों का ये भी है कि अगर मान लीजिए वो संडे को ऑफ है तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट आता है यहाँ पर, उदाहरण के लिए जैसे कि वॉलमार्ट बहुत बड़ा स्टोर है, राइट, उनके पास बहुत सारा कॉल्स आता है कि भाई कुछ शॉपलिफ्टिंग हो गई, कुछ भी हो गई, तो पुलिस वाले बोलते हैं भाई कि हम सारा घंटा, आप तो प्राइवेट कंपनी है, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं कि हर हर कॉल में आप ही के पास रहेंगे, हमारा काम है नागरिक को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, तो ये तो आपके दुकान में हमें मुझे आना पड़े 10 बार, तो ये तो भाई प्राइवेट सिक्योरिटी में हो गया, राइट। तो वो अलग से उन लोगों को एक्स्ट्रा हायर करते हैं कि आप वीकेंड में हमारे यहाँ ड्यूटी लगाएं, ठीक है ना, ऑफिशियली होता है, राइट, उदाहरण के लिए। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, तात्पर्य ये है कि रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, वर्किंग आवर्स क्या है, फायरिंग हायरिंग रूल्स क्या है, टोटल वाइल्ड एकदम नहीं हो कर सकते हैं हम लोग कि एक तरफ तो 100% सुरक्षित और दूसरे तरफ 100% असुरक्षित, वो दो साइड नहीं चलेगा, सच्चाई कहीं बीच में है, ठीक है ना, कि दोनों पक्ष जो है, इंडस्ट्री वाले भी रिप्रेजेंटेटिव आए, आपको लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी आए और बीच में एक सोल्यूशन निकालें, जो कि एक सिविलाइज वर्ल्ड में कहीं पे भी रूल्स रेगुलेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा। पर यह सोचना कि सरकार ही पूरा काम नौकरियां देंगी या पूरा का पूरा ही प्राइवेट हम आउटसोर्स कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। और समाज, इसलिए रूल्स बहुत जरूरी हैं, सिस्टम्स और जो गार्ड रेल्स बोलते हैं हम लोग, बहुत जरूरी है, जिसपे हम आप सबको चलना चाहिए उसी रूल्स के हिसाब से। डॉक्टर अंबु, जिस तरह से हम बात, आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं कि सरकार ही सब कुछ कर देगी, सारी नौकरियां सरकार ही दे देगी, सारी नौकरियां, रोजगार सरकार ही प्रोवाइड कर देगी, डेफिनेटली मैं समझता हूं किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। Exactly. लेकिन इंडिया में जिस तरह से ट्रेंड है लोगों का, जिस तरह से क्रेज है सरकारी नौकरियों को पाने का, सरकारी नौकरियों में जाने का, और अब जिस तरह से भारत सरकार अपने जितने भी उपक्रम हैं उनको बेच रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है, यानी कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां और कम होंगी। भाई जैसे मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस बिक गया, टाटा ने खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है इंडियन एयरलाइंस बिक गया, टाटा ने खरीद लिया, तो वहां पे सरकारी नौकरियों की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, अब वो टाटा के हिसाब से चलेगा। तो इसी तरह से और जो भी क्षेत्र बेचे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई इंडियन रेलवे भी बेची जाएगी और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो जनता है उनको किस तरह से वो गाइड करें, उनको किस तरह से वो तैयार करें कि भाई आपको अब सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जाना है। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी में जो आपने कहा कि भाई किसी तरह से यहाँ पे मतलब बहुत एन केन प्रकारण, साम दाम दंड भेद, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बट हम सब समझ रहे हैं कि लोग किस तरह से सरकारी नौकरी में पहुंच जाते हैं। ऐसी सब जगह तो पॉसिबिलिटीज नहीं, बट फिर भी कई जगह ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी कहते हैं ना, अपनी स्किल के कारण ही पहुंच सकते हैं, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग ही पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो वो आपको जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेरोजगार लोग हैं, या जो लोग पढ़ते हैं, या जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनको सरकार कैसे कॉन्फिडेंस में लेगी और किस तरह से उनको तैयार करेगी कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए जा पाए? थोड़ा दो तीन इशू आप टच किए, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। तो पहला तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि प्राइवेट, पूरा जितने जो प्राइवेट इंडस्ट्री है द होल हम लोग देख रहे हैं, राइट, कि वहां पे 100% टैलेंट सो कॉल्ड हमारा, क्योंकि उसकी परिभाषा पे भी हम लोग बहस कर सकते हैं कि टैलेंट की परिभाषा क्या है। क्यों, एक थोड़ा सा डिग्रेस करता हूं उस इश्यू पे। कोई भी सोसाइटी जो है अगर फेयर है, ठीक है, फेयर है, फेयरनेस का मतलब ये है कि सबका पार्टिसिपेशन होना, उसको मैं फेयरनेस डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप सैंपलिंग कीजिएगा तो सोसाइटी जैसे भी बटी हुई है, ठीक है ना, जैसे भी हमने और आपने नहीं बांटा है उसको, ठीक है ना, चाहे वो कास्ट पे हो, जेंडर पे हो, रीजन पे हो, जैसे भी बटी हुई है, तो भाई रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए उन लोगों का किसी भी इंडस्ट्री में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग हो, वो प्रकार चाहे जो भी हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, चाहे सप्लाई डिमांड हो, कुछ ना कुछ झोल है बीच में उसमें, तो उसको अभी किनारे रखते हैं। अब आते हैं दूसरे इशू पे, जो सरकार की बात। तो सरकार का फेलियर मैं ये कहता हूं, और ये सब्सिक्वेंट सरकारों की रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सरकार की रही है ये,
कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में वो बदलाव नहीं ला पाए, जो जैसे जैसे जॉब मार्केट चेंज हो रहा है वैसे वैसे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी चेंज होनी चाहिए। पर आज भी जो देखिए जो संख्या है जेई या एनईटी जो देती है एग्जाम्स, राइट, उसके मुकाबले कितने लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं आईटीआई, जो हम सुनते थे पहले आईटीआई होता है जहां की आप टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, राइट, जी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक होती थी, जो भी है, तो उनका तो संख्या में नंबर तो मेरे ख्याल से बढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं मालूम है, पर नंबर जरूर बढ़ा होगा। पर एक कंप्लेन हमेशा रही है इंडस्ट्री की इंडिया में कि लोग प्रिपेयर्ड जॉब मार्केट में अप्लाई करने नहीं आते हैं। इन्फोसिस का अपना खुद का उनका असेसमेंट है कि हम लोग जब लोगों को जब हायर करते हैं तो उनको फिर से हमें रीट्रेन करना पड़ता है, जिसमें सिग्निफिकेंट टाइम और रिसोर्सेज खर्च हो जाता है, पर वो तैयार नहीं आते हैं। तो ये जो है ना, सप्लाई डिमांड के साथ साथ स्किल्स मैचिंग का भी है, और हम लोग डाइवर्सिफाई कर नहीं रहे हैं। आपको जैसे उदाहरण, एक पहले भी हम लोग बात किए थे इस बारे में, एक सिंपल सा एक जो बोलते हैं राजमिस्त्री आप हायर कीजिए, आप रैंडम सैंपलिंग कीजिए, आपके घर में कोई भी प्लम्बर, राजमिस्त्री जो भी आता है, मेरा जो एक्सपोजर रहा है 90% वो अपने कहीं काम करते करते सीखे हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं लेके नहीं सीखे हैं। राजमिस्त्री कोई डिग्री नहीं बट रही थी कि अब आप जो है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लीजिए, आप क्वालिफाइड राजमिस्त्री हैं, जी, ठीक है, राजमिस्त्री, कारपेंटर, जो भी है। प्लम्बर। ये इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, ये सोसाइटी को चलाती है, ठीक है ना। मैं लोग बोलते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर, फलां ठिका जो भी है, आज अगर सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर दे तो पब्लिक हेल्थ डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है ना। उनका जो रोल है पब्लिक हेल्थ में हमें डिजीज फ्री रखने का, उसका जो है आकलन हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आप देखिए एजुकेशन से लेकर और मार्केट जो है उसकी ट्रेनिंग फॉर्मली, जिससे कि चाहे कोई भी जॉब है उसमें वो क्वालिफाइड आए, वहां पर मिसमैच है। इसलिए आपको हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है कि किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिफाइड लोग मिलना बड़ा मुश्किल है। जब तक वो 3-4 साल वहां नहीं बिताएंगे तब तक वो काम फिर शुरू नहीं कर पाते हैं कि ढंग से, कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि अब इसको बिना सुपरवाइजर का अकेले छोड़ के हम चालू कर सकते हैं। तो ये डिस्कनेक्ट को ये सरकार की जिम्मेवारी है कि एजुकेशन सिस्टम को मार्केट के हिसाब से क्या प्रमोट करना है, नहीं करना है, उसके लिए कितनी फंडिंग देनी है, वो प्राइवेट सेक्टर उस एजुकेशन में नहीं घुस सकती है और प्रिपेयर नहीं कर सकती। ये सरकार का दायित्व है। और बिल्कुल डॉक्टर अम्बुज, मैं इस बात से आपकी पूरी तरह से सहमत हूं कि ये जो जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कहते हैं ना एक इकोसिस्टम डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सरकार की है। लोगों को जब हम कारपेंटर या प्लम्बर या इस तरह के टेक्नीशियंस की हम बात करते हैं, उनके पास स्किल है, एक तरह से वो, देखिए आप इंजीनियर हैं, एक तरह से वो इंजीनियर हैं, बिल्कुल है। लेकिन हम उनको इंजीनियर नहीं मानते हैं और उनको हम एक कहते हैं ना एक हे दृष्टि से देखते हैं, उनके बिल्कुल जॉब को हम छोटा मानते हैं, जो कि बिल्कुल शायद यही एक सबसे बड़ा गलत कारण है कि सरकार को इसे प्रमोट करना पड़ेगा। आपने कहा कि अगर आज कारपेंटर नहीं मिले तो आपका घर नहीं बन सकता, प्लम्बर ना मिले तो आपके घर में कहां पानी की लीकेज हो जाएगी, कहां का ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाएगा, तो उसको ठीक कौन करेगा, वो वही आके करता है। तो वहां पे भी इंजीनियरिंग है। ये सरकार को चाहिए कि यहाँ पे भी एक प्रॉपर सिस्टम हो ट्रेनिंग का। जो आपने इंफोसिस का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही दिया। आज की तारीख में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉय आता है, भाई आप स्विच करते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो एक तरह से वो उस कंपनी को 1 महीने, 15 दिन या 45 दिन ये मान के चलती है कि आपको इतने दिन सिखाना है, ट्रेन करना है, और उसकी सैलरी मुझे आपको अपनी तरफ से देनी है। तो वो जो एक रेडीमेड स्किल्स होनी चाहिए, वो सरकार को या प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें आगे आना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, क्या यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे लोगों को सीखने की अपने अंदर से खुद से डिजायर नहीं है कि कुछ मैं नया सीखूं, कुछ मैं एडिशनल सीखूं। अमेरिका में क्या सिचुएशन है? क्या तो वहां पे भी लोग एक बार जॉब मिल जाती है तो कहते हैं बस अब मुझे यही करना है, कुछ नया नहीं सीखना है? तो इसमें दो चीजें हैं, राइट, डिपेंडिंग कि किस प्रोफेशन में आप हैं, ठीक है। पर जो फिलॉसफी है वो थोड़ी इंकरेज तो की जाती है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कुछ कुछ नई चीज। अगर देखिए, अगर फ्री मार्केट चल रही है और कहने का मतलब है कि अपने आप को आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप ऑलरेडी आउटडेटेड होते जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से ही गिर जाइएगा, ठीक है ना। और अगर पहली नौकरी गई तो दूसरी नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अपने आप को अपडेट नहीं करें। जी। मेडिसिन में तो बड़ी फॉर्मल है, इसको बोलते हैं सीएमई है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है।
जो आपको रीसर्टिफाई अपने आप को करना ही पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करूं, जहां तक मुझे पता है, राइट, हर एक एम्प्लॉय को उनको कुछ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, वो कुछ कुछ एग्जैक्टली टाइम पीरियड डिपेंडिंग ऑन किस प्रोफेशन में है, आपको अपने आप को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ ना कुछ नए नए कोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। एक एक होता नहीं है कि दो तरीके से कोई भी काम होता है। एक तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है, कुछ पढ़ूं लिखूं कुछ करूं, तो वो तो खैर हर एक का अलग अलग है। पर कुछ कुछ सिस्टम जो है वो अपने आप को अपडेट करने की का मौका देती है, क्योंकि अमेरिका में रिटेंशन जो है बहुत बड़ी एक समस्या है, राइट। अब सोचिए कि मैं आपको अपने फील्ड में बता रहा हूँ कि किसी भी आदमी को या औरत को या जिसको भी आप हायर करते हैं, कुछ सिखा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो इनडायरेक्टली सीखते ही सीखते हैं। सिखा नहीं भी रहे हैं तो वो भाई प्रोफिशिएंट होते जाते हैं जितना वो करते जाएंगे, राइट। उसको रिप्लेस करने में एक नया फिर लाके फिर से उसको ओरिएंट करना, कल्चरली, सोशली, जो भी है, उसमें बहुत समय खर्च होता है। और समय मतलब पैसा, ठीक है। तो रिटेंशन के ऊपर बहुत जोर है, इसीलिए और तो और हम लोग खुद भी इनकरेज करते हैं हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं कि वो क्यों भेजते हैं उनको कॉन्फ्रेंस में, ट्रेनिंग में, कुछ नया हो रहा है, सर्टिफिकेशन उनको कि हमेशा अप टू डेट रखने का। उसमें हमारा ही फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है कि जिससे कि लेटेस्ट रहे, क्योंकि नया लाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कुछ भी नया करने के लिए दो ही तरीके से होगा, जो बोला मैंने आपको, कि एक तो भाई उसमें खुद इंटरेस्ट हो तो कर ले वो। दूसरा भाई, अगर कंपनी प्रमोट करेगी तो कंपनी क्यों प्रमोट करेगी, आपको देखना पड़ेगा उसमें आपका फायदा क्या है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, फायदा सुनने में खराब लगता है, पर कंपनी चैरिटी करने के लिए तो बैठी नहीं है। उसको अगर किसी भी अपने एम्प्लॉय को कुछ नया स्किल देना है, या कंपनी का विजन है कि मुझे 10 साल में यहां जाना है और हमें किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, तो दो ही रास्ते हैं, या तो नए एम्प्लॉयज लाइए, या जो पुराने हैं उनको रिट्रेन कीजिए, या एक्स्ट्रा टूल्स दीजिए उनको। तो घूम फिर के फिर आ जाता है कि हमको, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, नेशन हो, इंडिविजुअल हो, चाहे फैमिली हो, सिस्टम्स क्रिएट करना पड़ेंगे जो कॉन्स्टेंटली आंख उठा के देखना पड़ेगा कि क्या क्या नए बदलाव हो रहे हैं, कैसे हम बदलेंगे अपने आप को, कैसे रीटूल करेंगे, कैसे अपडेटेड रहेंगे। और ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, एक बार करके शांत बैठने का नहीं है। जब तक जिंदा है, दिमाग काम कर रहा है, तब तक उसको चलाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार सीख लिया, अब हो गया, बस अब क्या है, अब तो कुछ रखा ही नहीं है, हमें सब कुछ आता है। डॉक्टर अंबुज, जो कांस्टेंट स्ट्रगल जिस पे करते रहते हैं वो आप ये देखेंगे कि रेगुलरली आगे ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो एक बार अमिताभ बच्चन का मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं, वैसे जीतने की जो आपकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, आज का हमारा जो वार्तालाप हो रहा है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर इकोनॉमी के बारे में पढ़ता हूं, इस हद तक पढ़ता हूं कि एक बार मैं बात कर रहा था किसी से, आरबीआई के एक एम्प्लॉय से इंडिया में। तो एक दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, आपको तो इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है क्या? मैंने कहा, भैया पैसा तो मेरा भी डूबता है ना, जब इकोनॉमी क्रम्बल करती है तो खाली तुम्हारा थोड़ी डूबता है। तो कोई भी चीज में जानने के लिए ऐसा नहीं कि हर एक चीज में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, पर बेसिक एसेंशियल्स तो आपको, जब तक ऊपर वाले ने मस्तिष्क दिया है तो उसका इस्तेमाल करें और सीखने की कोशिश करें। ऐसा क्या है कि नॉलेज तो आज की तारीख में दुनिया भर का अवेलेबल है, पर बिल्कुल हमको सही बात इस्तेमाल है। करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपको ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम अपने उन घंटों का, यानी कि जो फ्री टाइम होता है जॉब के और फैमिली के अलावा, उसको हम कहाँ स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, जो लोग ये शो अभी भी देख रहे हैं, और अगर पुराने कोई दर्शक हैं वो भी आप देख लें। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जॉब के तलाश में, जॉब के सिलसिले में बात कर रहा हूँ, कि जी मैं अपना समय यूट्यूब और फेसबुक देख देख के काटता हूँ। तो अब ये डिपेंड करना है कि हमें अपना समय कैसे काटना है, या उसे इन्वेस्ट करना है कहीं। अगर हमारे पास खाली समय है तो हम कुछ नई चीजें सीखें। और आज की तारीख में, आज जो ये टेक्निकल एरा आ चुका है, इसमें हर चीज सीखने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस विल पावर होनी चाहिए। और आप गूगल, यूट्यूब से बहुत ऐसी सारी चीजें सीख सकते हैं जिसके लिए आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर अंबुज, 2 क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। पहला, कि अभी जो सिचुएशन हमारे देश की हो रही है, भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी आपको क्या लगता है कैसे कम होगी? कैसे लोगों को इसको समझना होगा? कैसे उनको काम करना होगा? क्या वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की ही तलाश करते रहें, या छोटे मोटे कोई भी काम उनको समझ में आते हैं, मिलते हैं, तो वो कोई भी काम शुरू करें? और ऐसा करने के लिए उनको एम्पावर कौन करेगा, गाइड कौन करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ गाइडेंस, काउंसलिंग की बहुत एक बड़ा चैलेंज है।
तो इसका थोड़ा एक फिलोसॉफिकल आंसर है। स्पेसिफिक स्टेप्स तो इकोनॉमिस्ट बताएंगे कि क्या 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 किया जा सकता है, किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अभी हाल में मैं पढ़ रहा था कि जब सरकार कुछ खर्चा करती है तो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सिग्निफिकेंटली मोर होता है कंपेयर विद प्राइवेट सेक्टर के स्पेंडिंग से, क्योंकि जी। प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग जो होता है वो आपको एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है, टू मेक मोर मनी होता है। हाउएवर जो पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग होती है वो तो काम के लिए तो होता ही होता है, पर उसका सोशल इम्पैक्ट और ज्यादा होता है। ज्यादा पैसा बटेगा, अगर जितना लोगों में जाएगा उतना खर्चा होगा, उतना इकोनॉमी और डेवलप करेगा। तो वो तो एक एक इकोनॉमिस्ट ज्यादा अच्छा आंसर देंगे। पर एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा आता है ये कि सबसे बड़ी डिफरेंस जो है एक हम लोग का इंडियन टाइप इकोनॉमी जो है, राइट, और एक जो है मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी है, कि सरकार जो है हिंड्रेंस है कि सरकार का काम है फैसिलिटेटर बनना। तो कहने को मैं सोचता हूँ, उदाहरण बचपन में गांव गांव में देखते होंगे, अब आज भी होता होगा मुझे नहीं मालूम, कि ट्यूबवेल होता था एक आध के पास, वो पानी निकालते थे और पता नहीं उस समय 50-60 रुपए वो लेता था बंदा, और वो क्यारी, कोई पाइप वाइप नहीं, क्यारी खोद खोद के आपका जहां भी खेत है पानी पहुंचा देता था। और मुझे अब ये लगता है कि इसी उदाहरण में अगर आप आज की तारीख में किसी बाबू को बैठा दीजिए, ठीक है, तो वो 4 लाइसेंस बनाएंगे, 4 रूल बनाएंगे कि पानी इतने बजे ही पटना चाहिए, इतने बजे ही होना चाहिए। तो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि सरकार का शिकंजा जो है हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। और सरकार का कहने का मतलब कि दिल्ली बैठे नहीं, सरकार किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो एक लोकल क्लर्क हो या बाबू हो, चाहे कोई भी हो, जो गोल है वो पब्लिक को हेल्प करना नहीं है, पर पब्लिक को कंट्रोल करना है। ये एक फिलोसॉफिकल बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो होता नहीं है कि आप फोन करते हैं कहीं पे तो कोई पूछता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, और दूसरे पर पूछता है कि आप, मतलब पहला वाला पूछता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, दूसरा पूछता है क्या काम है। तो जब आप पूछते हैं क्या काम है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपके दिमाग में यह है कि मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं, ठीक है। और जब आप पूछते हैं कि आपकी मदद कैसे करूं, तो आप उसकी समस्या को सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना, कैसे हो सकता है उस चीज को। तो मुझे ये लगता है जितना हम डीरेगुलेट करेंगे, डीरेगुलेशन का मतलब नहीं है कि खुला छोड़ दी, डीरेगुलेट का मतलब है कि इंसान को जब हम अपने फैसले करने का हक देंगे और सुविधाएं प्रदान करेंगे कि अपने फैसलों को वो साकार कर सके, जब तक किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है ना, फिजिकली मेंटली जो भी है, राइट। वो भावनाओं आहत करने वाली बात पे मैं नहीं जा रहा हूं, काम करने वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। उतना इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, ठीक है ना, उतना हम, क्योंकि जब तक नीचे वाला तबका जो है ना, जो सबसे बड़ा तबका है, वो एम्पावर नहीं होगा पैसा कमा के खर्च करने का, तब तक हमारे इकोनॉमी में मेजर शिफ्ट नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार डीलिबरेट करे, और सरकार का काम है इंसाफ देना, टाइमली और फेयरली, निष्पक्ष होके, तब जाके इकोनॉमी हमारी पूरी फेयर हो सकती है और बैलेंस हो सकती है। पर जब तक सरकार का शिकंजा रहेगा, और आज की तारीख मुझे लगता है कि एक काम करने के लिए भी बिना सरकार के सहमति के हम दाएं बाएं कुछ कर नहीं सकते। एक कंपनी को रजिस्टर करने में भी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। रजिस्टर तो हो जाएगा, पर टैक्स फाइलिंग से लेकर, वो हरिशंकर परसाई का एक कहावत था ना कि एक सिंपल सा आपको हवलदार भी आके आपको जेल में डाल सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट। तो जिसके पास भी पावर है, जो अफसर हैं जो भी हैं, तो वो जैसे जैसे हटाते जाएंगे, मुझे लगता है कि हर एक इंसान में इतनी अकल तो जरूर है जो अपने लिए बेहतर करना चाहता है, पर मौकाओं की कमी है, क्योंकि सरकार उसको जो है ना बांध के रखती है। तभी लोग सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी चाहते हैं कि एक मिल जाए, चलो समस्या का हल हो गया, नया कौन सोचेगा। मुझे ये बिल्कुल लगता है डॉक्टर अम्बुज, फिलोसॉफिकली। ये आपने बहुत सही बात की, और इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो गवर्नमेंट बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक हम इंडिया में देख सकते हैं कि जब प्राइवेट बैंक्स आई उनका किस तरह से वो धीरे 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 करके ग्रो करती चली गई, क्योंकि वहां पे जो आपको ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग है, ईज ऑफ बैंकिंग वो बहुत बेहतर है। जबकि वो कहते हैं ना हाउ मैं हेल्प यू, और वहां पे क्या काम है, पैसे जमा करने। जाहिर सी बात है आप कैशियर हो तो पैसे ही जमा करने, लेकिन वो पहले कैशियर 4 बातें करेगा, गप्पे लगाएगा, लाइन कितनी भी लंबी हो। और यही कारण है कि जो सरकारी बैंक है धीरे धीरे वहां से ग्राहक छट के वहां पहुंचते गए। डॉक्टर, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जॉब की तलाश में अमेरिका जाना चाहें, किस तरह की जॉब्स के लिए अमेरिका जा सकते हैं, किस तरह की ओपनिंग्स वहां पहले अवेलेबल्स होती हैं, किस तरह की एजुकेशन के लोग वहां पे जा सकते हैं, अगर आप इस पे कुछ गाइड कर पाए।
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है, तो पहले तो भाई मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास एक दो लोग पहले भी बहुत लोगों से बात किया हूँ, ये कि स्कैम से दूर रहें। कभी भी कोई ऑफर आपको दिखे कि कोई मंथली सैलरी आपको ऑफर कर रहा है, तो वो स्कैम का पहला रेड फ्लैग है कि अमेरिका में कोई मंथली सैलरी ऑफर नहीं होता है, ईयरली पहले तो ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो स्कैम से दूर रहें। दूसरा ये है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो मेजॉरिटी जो वर्कर्स आते हैं यहाँ पे दो तरह से आते हैं। एक तो फैमिली टाइज के थ्रू, ठीक है, जो कोई स्पॉन्सर करता है, 10-15 साल के बाद उनको ग्रीन कार्ड वगैरह मिलता है तो आते हैं। और दूसरा जो है, जो सबसे कॉमन है, वो है आपको आइदर फॉर एजुकेशन, जो आके यहाँ एजुकेशन लेते हैं और फिर नौकरी वोकरी करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये है, जो कंपनियां जिनका की ब्रांच ऑलरेडी यहाँ पे है, वो अपने एम्प्लॉयज को इंडिया से भी लाती है, यहाँ पे टेम्पररी स्टेटस पे लाती है, और बाद में फिर हर एक डिपेंडिंग ऑन द कौन सा जॉब है, उसका पाथवे है कि कैसे आपको परमानेंट रेजिडेंसी और फाइनली सिटीजनशिप मिल सकता है। यहाँ पे हर एक का लीगल पाथवे है। तो जो जो सबसे कॉमन जो रास्ता है, वो है कि लोग जो भी बैचलर्स वहां से खत्म करते हैं इंडिया से, वो मास्टर्स के लिए आते हैं या पीएचडी के लिए यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद फिर उनको यहीं पे नौकरी मिल जाती है। नौकरी के थ्रू स्पॉन्सरशिप होती है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर आपको ऑटोमेटिकली, अगर नौकरी के थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिला है, तो 5 साल में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। या नहीं तो शादी के थ्रू लोगों को मिलता है ग्रीन कार्ड, तो उसमें आप 3 साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड 3 साल रखने के बाद। पर नौकरी मोस्टली टेक सेक्टर में है, ठीक है। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करेंगे, तो चांसेस बहुत हाई है नौकरी का। सीधा इंडिया से अप्लाई करके अप्लाई करके हायर होना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि पहले तो बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, उनको तो वीजा वूजा के बारे में पता ही नहीं है, उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा। जो मल्टीनेशनल है, वो ऑलरेडी कर रही हैं इन सब चीजों को। आप H1B का सुनते ही होंगे, जब भी पॉलिसी डिबेट होती है इंडिया और यूएस की, तो वो डिबेट चल ही रहा है H1B के बारे में, कि कितना कोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर एक चीज और जानने की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं यहाँ पे, उसमें H1B का कोटा अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं या यूनिवर्सिटीज हो गई या जो भी है, वो सारी नॉन प्रॉफिट है, फॉर प्रॉफिट नहीं है कोई भी। तो नॉन प्रॉफिट पे वो कोटा अप्लाई नहीं होता है H1B का, ठीक है, जो लिमिटेशन है हर एक साल नंबर्स की। दूसरा, लोग आते हैं एज ए मैनेजर, जब हायर होते हैं हायर लेवल पे, तो L1 वीजा एक होता है, उसके थ्रू आते हैं लोग, और वो कंपनी का हायरिंग के थ्रू ही होता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, बहुत सारी पाथवे है, जो कि एक सेंटेंस में कहना बड़ा मुश्किल है इस शो पे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। हजार हैं, और कैसे उसको नेविगेट करने का एक अलग अलग तरीका है। पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा ये आपको मिस इन्फॉर्मेशन है इंडिया में, कि अमेरिका में किसी को भी पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। मेन हमारे बच्चे मार वहां खा जाते हैं कि उनको थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कि कैसे ईमेल डालना है, कि किसी प्रोफेसर को जब आप कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, या उसके बाद जब आप इवन वीजा इंटरव्यू में जाते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो मास्टर्स के लिए बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम या स्कॉलरशिप मिलता है, जिससे कि उनका ट्यूशन जो है, फी जो है, माफ हो जाता है, जो कि मेजर एक्सपेंस है। और पीएचडी के लिए तो फंडिंग दुनिया भर की फंडिंग्स होती हैं, ठीक है। मेन है कि उसको प्रॉपर टाइम निकाल के, इंटरनेट जो अल्टीमेट चीज है आज की तारीख में, इंफॉर्मेशन दुनिया भर की है, पर ढंग से उसको खोजें, ढंग से रिसर्च करें। कोई किसी को अगर जानते हैं यहाँ पे, तो अप्रोच करें, पूछें, क्योंकि वो लोग आपको सिस्टम के बारे में ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे कि क्या चल रहा है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तरीका होगा कि एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, वो एक बेहतर और ज्यादा ड्यूरेबल रास्ता है यूएस में सेटल होने का, कंपेयर्ड विद की डायरेक्टली जॉब, वो सिर्फ हायर लेवल पर, स्किल लेवल पे ही होता है। जी तो बिल्कुल। ये नक्शा में है। बिल्कुल नक्शल में आपने बहुत सही कहा कि सही तरीका तो यही है कि भाई आप एजुकेशन के थ्रू जाएं, तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर बिल्कुल ही आप स्किल्ड हैं तो आपको वहां पे जॉब मिल एक सकती है एक आसानी एक से। एक आखिरी चीज शेयर करना चाह रहा था, सॉरी, मुझे दिमाग में आया। जी जी जी। एक बहुत पहले की इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स की एक आर्टिकल थी कि इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, आईटी में। तो उनका एक बड़ा अच्छा एनालिसिस था कि जब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार कंप्यूटर को डीरेगुलेट किया था, इंपोर्ट होना शुरू हुआ था कंप्यूटर्स, राइट, उस समय की बात है। तो बोलते हैं जब बच्चों के हाथ में कंप्यूटर आया ना, तो उन्होंने कोडिंग सीखा। तो जो हमारे बाबू लोग जो हैं, आईएएस ऑफिसर, जो क्लास है, जो रूलिंग क्लास है,
उनको ये समझ में नहीं आया कि कोडिंग को लाइसेंस कैसे किया जाए, अब कैसे रेगुलेट किया जाए। अगर उनको ये आइडिया आज भी आ जाए ना कि कोडिंग को घर में कैसे रेगुलेट करें, तो आईटी बूम इंडिया में कभी नहीं होता। तो वो जस्ट एक आर्गुमेंट मुझे याद आया कि जितना आप लोगों को फ्री छोड़ेंगे, इनोवेशंस होंगी, और जितना पकड़ने की कोशिश कीजिएगा वो सरकारी नौकरी के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएंगे, पर मिलना कुछ नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकारी नौकरी के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएंगे, और सरकारी के नौकरी के चक्कर में सिर्फ आप रोटी दाल खा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप बेईमानी करते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, और करते ही हैं लोग, तो उससे बचना होगा और लोगों को आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। डॉक्टर अंबुज, नेक्स्ट शो में हम आपसे इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमारी इंडिया की एजुकेशन और अमेरिका की एजुकेशन में क्या फर्क है, क्योंकि मैंने इस दौरान ये भी देखा है कि जो हमारी इंडिया के जो ग्रेजुएट्स हैं, कुछ अलग अलग हम स्टेट्स की बात कर लें, अलग अलग कॉलेजेस की बात कर लें, अलग अलग स्ट्रीम्स की बात कर लें, तो वो इवन प्राइवेट सेक्टर की जॉब में एक जूनियर लेवल पे भी वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनके पास स्किल्स ऐसी नहीं है। कम्युनिकेशन की बात कर लें, लिखने पढ़ने की बात कर लें, हर तरह से वो मात खा जाते हैं। तो उसके ऊपर भी हम समझेंगे आपसे नेक्स्ट कि भाई अमेरिका में किस तरह से एजुकेशन दी जाती है और किस तरह से बच्चों को वहां पे तैयार किया जाता है, युवाओं को, कि वहां पे उनको जॉब के लिए ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंबुज, आपने, मैं समझता हूँ, बहुत बेबाकी से बढ़िया चर्चा करी, बढ़िया नॉलेज दी है, क्योंकि इस तरह की नॉलेज ज्यादा जरूरी है, ना कि मतलब शोर शराबे वाली डिबेट करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोसाइटी को आगे बढ़ाने में कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करती है। थैंक यू डॉक्टर अंबुज, नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते।